हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होगी। पढ़ाई चल रही होगी, आपकी एग्जाम बहुत करीब है और पढ़ाई होनी भी चाहिए। तो आज आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज की क्लास लेकर के आए हैं सदिश बीज गणित का दूसरा पार्ट, जहां से एक क्वेश्चन स्टेट बोर्डों में 5 नंबर के लिए लिया जाता है। इससे बड़ा भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर तक का तो आता ही आता है। तो जो सभी बच्चे अभी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सपोर्ट करें और हम आपके लिए लाते रहेंगे नित नए टॉपिक, अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्लास, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में और अपने जीवन के संघर्ष में हर मोड़ पर सफल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास है हमारी सदिश बीज गणित और इसके अंतर्गत है सदिश गुणन। जिस तरीके से कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो सामान्य बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती हैं, जिनमें परिमाण के साथ दिशा होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी सदिश राशियों के गुणा भाग जोड़ घटाव करने के लिए विधियां भी अलग हैं। तो इनका सदिश राशियों का जिस विधि से गुणन करते हैं उसे सदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणन में अगर दो सदिश हमें दिए गए हैं, सदिश ए और सदिश बी, ये दोनों सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर लगे हुए हैं, तो इनका जो परिणामी आएगा ए क्रॉस बी आएगा, वो इन दोनों वेक्टरों से अलग अलग बिल्कुल लंबवत होगा। वह इन दोनों वेक्टरों से बिल्कुल अलग अलग लंबवत होगा इस तरीके से। और ये वेक्टर होगा हमारा ए क्रॉस बी और इसके एकक सदिश को, इकाई सदिश को हम कहते हैं कैपियन। माने इस दिशा का जो इकाई सदिश होता है वो होता है कैपियन और ये बिल्कुल दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा होता है। ये दोनों वेक्टरों के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा कैपियन, जहां कैपियन ए क्रॉस बी की दिशा का एकक सदिश है। अब इसके ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं? अगर हम दो सदिश लेते हैं जो एक दूसरे से थीटा कोण पर है, ये एंगल थीटा है, तो अगर हम इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो इस समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, अगर हम इसे लिखें ओ ए बी सी, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यह क्षेत्रफल बराबर आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और अगर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, वैसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उनके क्षेत्रफलों को दो भागों में बांट देते हैं, तो इसे निकालेंगे 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि जब हम भुजाओं का गुणा करते हैं तो वो एक ही बिंदु से शुरू होनी चाहिए, माने वो संलग्न भुजाएं होनी चाहिए, हमेशा ये ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि ओ ए क्रॉस ए बी कर दें, आपका गलत हो जाएगा। ओ ए क्रॉस ओ सी, ठीक है। कभी कभी यहां पर भुजाएं दी जाती हैं, कभी कभी यहां पे शीर्ष दिए जाते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये हमारा सदिश गुणन का ज्यामितीय उपयोग है, इसकी सहायता से हम इन आकृतियों के क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं सदिश गुणन कैसे करते हैं। तो हम यहां पे क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए वेक्टर ए इक्वल 3i माइनस जे प्लस 2k और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर v इक्वल i प्लस जे माइनस 4k, i प्लस जे माइनस 4k। और यहां पे जो वैल्यू हमें निकालनी है वो वैल्यू इन्होंने दे रखी है। पहला मान निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सारे कॉन्सेप्ट सवालों के माध्यम से क्लियर करेंगे। वेक्टर v क्रॉस ए, ये भी मॉड में निकालनी है, मॉड वेक्टर v क्रॉस ए। इसके बीच का कोण, तीसरा पार्ट थीटा, और चौथा पार्ट है इन पर लंब इकाई सदिश।
लंब इकाई सदिश। ये तीन चीजें हमें निकालनी है, चार चीजें। तो पहले सबसे पहले आपको निकालना होगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए हम इनका सदिश गुणन करते हैं, सारणिक निकालते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लेंगे आई जे के, और अब दोनों सदिशों में इनके तीनों गुणांक लेंगे। आई के नीचे 3, जे के नीचे -1, के नीचे 2, बी के नीचे फिर यहां पे वेक्टर बी का 1, 1 -4, और आप शुरू करेंगे सदिश गुणन का। तो यहां पे आएगा आई, और आई के साथ 4 का गुणा 1 से आई वाली पंक्ति और आई वाला स्तंभ ये दोनों छूट जाएंगे। तो 4 एकन्नम 4 हो गया, और यहां -2 एकन्नम 2 होगा। फिर -j, अब जे के साथ ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति खत्म होगी, तो 4 तिहाई 12, ये हो गया -12, और 2 एकन्नम 2 -2। फिर प्लस के, अब के साथ 3 एकन्नम 3, के वाली स्तंभ जो है वो हट जाएगा और आई जे के की पंक्ति हट जाएगी। 1 एकन्नम 1, ये -1 हो जाएगा, तो -1, ठीक है। 3 एकन्नम 3 और 1 एकन्नम -1, तो ये आया 2i, और माइनस ही रहेगा, 12 2 14, और ये इसे प्लस कर देगा, +14 जी, और 3 1 4 +4, ये आ गया। अब आपको मॉड निकालना है, मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहां पर हम अंडर रूट वर्ग योग मूल लेंगे इसके गुणांकों का, 2 का वर्ग +14 का वर्ग +4 का वर्ग। ये आगे मिलेगा 2 का वर्ग 4, 14 का वर्ग 196, और 4 का वर्ग 16। ये वैल्यू आएगी अंडर रूट 216, और ये बराबर हो गया 6√6। इस तरीके से आपका पहला मान आया मॉड ए क्रॉस बी। हमेशा अगर दो सदिशों का हम क्रम बदल दें तो उनके जो चिन्ह हैं वो ऋणात्मक हो जाते हैं, बी क्रॉस ए, अर्थात बी क्रॉस ए बराबर -a क्रॉस बी। अब यहां पे हम a क्रॉस बी की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2i -14j -4। सेम इसी वैल्यू को ऋण मान के साथ लिख देंगे, तो जो वैल्यू आएगी ये a क्रॉस b की वैल्यू थी, वो वैल्यू हो जाएगी b क्रॉस a की। अब मॉड ऑफ b क्रॉस a सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि वर्गमूल है तो धनात्मक हो जाएगा, 2 का -2 का वर्ग +-14 का वर्ग +-4 का वर्ग, और ये हो गया अंडर रूट 4 + 196 + 16 बराबर अंडर रूट 216 बराबर 6√6। तो ये दो उत्तर आ गए। अब आपको निकालना है साइन थीटा, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू जो हम निकालेंगे साइन थीटा, तो हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा कैपिटल। जो यन होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। हम यहां इधर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब यहां पे हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा कैपियन। तो कैपियन इकाई सदिश है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो साइन थीटा बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस बी मॉड में अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहां पे ए क्रॉस बी की वैल्यू आपने निकाल रखी है मॉड में, ये होता है 6√6 बटे मॉड ऑफ ए अंडर रूट 3 का वर्ग -1 का वर्ग धन 2 का वर्ग इंटू 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन -4 का वर्ग। यहां पे रूट लगेगा, ये हो गया 6√6 अपन 3 तिहाई 9 1 10 4 14।
इंटू 16 मतलब यहां पे 18। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं 6√6 इंटू √2 इंटू 7 इंटू यहां पे देखो 9 इंटू 2। इसे तोड़ ले, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले। ठीक है, तो 2 का एक पेयर बन जाएगा। अब ये वैल्यू मिल जाएगी 6√6 बाई, देखो एक 2 का पेयर बन गया ये दोनों, और एक 3 का पेयर बन गया, तो ये 6 बाहर आ गया, ये हो गया 6√7। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब √7 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया 6 से 42/7। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इस वैल्यू के आने के बाद हम लिख सकते हैं sin थीटा बराबर √42/7, देन थीटा इक्वल sin इनवर्स √42/7। ठीक है, और लास्ट इक्वेशन है लंब इकाई सदिश। तो A क्रॉस B इक्वल, यहां पे कैप n निकालना है हमें, तो कैप n इक्वल होगा, कैप n इकाई सदिश इक्वल वेक्टर A क्रॉस B अपान मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। तो यहां पर आपका जो दोनों का वेक्टर आया है, परिणामी आया है, A क्रॉस B 2i प्लस 14j प्लस 4k अपान 6√6। मॉड तो आपने यही निकाला था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और उम्मीद है आप सदिश गुणन समझ गए होंगे, उनके मापांक समझ गए होंगे, थीटा समझ गए होंगे, किस तरीके से निकाला जा रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि यदि वेक्टर A बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और वेक्टर B बराबर दिया हुआ है 3i माइनस 6j प्लस 2k, और एक तीसरा वेक्टर है वेक्टर C बराबर दिया हुआ है 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो हमें साबित करना है कि वेक्टर A क्रॉस B इक्वल 7 वेक्टर C, यानी A क्रॉस B जो आएगा वो C का 7 गुना होगा। तो चलो आओ देखते हैं, यहां पे A क्रॉस B निकालते हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर i j k, 2 3 6, 3 माइनस 6 2। अब यहां पे लोगे i, 3 दूनी 6 माइनस 6 6 36, तो माइनस 36 हो गया, माइनस j, पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, 2 दूना 4 माइनस 3 6 3 18। ठीक है, प्लस की, अब के साथ क्या होगा, 6 दूनी 12 माइनस 12, 3 3 9 माइनस 9। अब इसको जोड़ ले तो 36 4 40 2 42 आई, 14 में से 18 में से 4 गए 14 हुआ, माइनस का और माइनस प्लस कर दिया 14 जी प्लस, अब यहां पे 12 9 12 8 20 9 21, तो ये हो गया माइनस 21 के। अब यहां से 7 कॉमन ले लो, तो 7 6 42, 7 दूनी 14 और 7 3 21। अब देखो क्या ये C के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो यहां पे लिख सकते हैं 7 वेक्टर C। देन प्रूव हो गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल 7 वेक्टर C। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, ये कहता है कि सदिश, मान लेते हैं एक वेक्टर A है i प्लस j माइनस 2k, और एक है वेक्टर B और कहता है 2i माइनस j प्लस के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। माने एक ऐसा लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए जो A क्रॉस B पर लंब हो, और उसका इकाई सदिश निकालना है, सदिश नहीं निकालना है,
तो कैप n बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वेक्टर a क्रॉस b निकालना है। तो वेक्टर a क्रॉस b इक्वल आप सारणी बनाएंगे i j k, यहां पे वैल्यू लेंगे 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1। अब यहां पे शुरू करेंगे i 1 एकन्नम 1 माइनस 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 थोड़ा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस j। अब j के लिए करेंगे तो 1 एकन्नम 1 माइनस 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस k के लिए करेंगे तो k के लिए होगा 1 एकन्नम 1 माइनस 1 और 2 एकन्नम 2 माइनस 2। ठीक है, अब 2 में से 1 गया तो आया माइनस आई। अब यहां 4 में 1 जुड़ जाएगा 5 माइनस 5j और ये घट जुड़ेगा ये भी माइनस 3 की। ठीक है, ये आ गया आपका a क्रॉस b। ठीक है, माइनस आई माइनस 5j माइनस 3k। अब इसका मॉड भी निकाल लें, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। तो ये क्या मिलेगा, अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग धन माइनस 5 का वर्ग धन माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 25 प्लस 9 9 1 10 25 10 35 रूट 35। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली। अब इसको निकालने के बाद जब हम आपा इसका इकाई सदिश निकालेंगे तो इकाई सदिश के लिए हम यहां पे वैल्यू रखेंगे कैप n बराबर माइनस आई माइनस 5j माइनस 3k अपॉन अंडर रूट 35। इस तरीके से लंब इकाई सदिश निकाला जाता है। लंब इकाई सदिश निकालने के लिए दोनों वेक्टरों का पहले हम क्रॉस गुणन कर लेते हैं। क्रॉस गुणन करने के बाद उन्हें उनके मापांक से भाग भी देते हैं और इस तरीके से हमें उन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आइए अब इसकी सहायता से हम ज्यामितीय अनुप्रयोग देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने कई विधियों से निकाले हैं। सबसे प्राथमिक विधि जो हमने सीखी थी बहुत छोटी क्लासों में, तब आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फिर हमने जाना कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी में 3 भुजा स्क्वायर बटे 4। फिर हीरो आए हमारे सामने, हीरोन का सूत्र यस अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट से निकालना सीखा। अब यहां पर हम सदिश विधि से निकालेंगे। तो यहां पे कह रहे हैं ये चौथी सवाल में कि त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं, एक त्रिभुज है इसकी 2 आसन्न भुजाएं हैं मतलब ए बी सी। अर्थात हम मान लेते हैं कि ए बी यहां पे दिया हुआ है, ए बी बराबर वेक्टर ए। ठीक है, ये है 3i प्लस 4j और तीसरा नहीं है तो उसे ऐसे लिख लो 0 के। और दूसरा मान लो AC दे रखा है, आसन्न होनी चाहिए मानी एक ही बिंदु से दोनों भुजाएं चलनी चाहिए। वेक्टर बी बराबर माइनस 5i प्लस 7j और हमें प्रूव करना है एरिया जो है 20 सही 1/2 है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहां पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर 1/2। अब यहां पे लगाएंगे i j k और उनके गुणांकों को रखेंगे 3 4 0 और यहां पर भी प्लस 0 के करना पड़ेगा। यहां इसमें भी तीसरा सदिश नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस 5i 5 गुणांक ही लेने होते हैं और यहां हो जाएगा 7 और यहां 0 बराबर 1/2। अब शुरू करते हैं तो i के साथ 0 माइनस 0
माइनस जे के साथ 0 माइनस 0 प्लस के साथ 7 त्रिक 21 माइनस 4 पंचे 20, अर्थात ये हो गया 1/2 और यहां 41 की। अब इसका मापांक लेना है हमें। ये पूरी वैल्यू मॉड में चलती है। 1/2 ये तो आया हमारा 1/2 a क्रॉस b, ठीक है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। यहां मॉड नहीं लगेगा अभी यहां ब्रैकेट लगेगा। अब हम निकालेंगे 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 1/2 अंडर रूट 41 का स्क्वायर इक्वल 41/2 इक्वल टू 20 से ही 1/2, इतना मात्र वर्ग मात्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए a क्रॉस b निकाल करके या संलग्न भुजाएं निकाल करके, संलग्न भुजाओं का सदिश गुणन निकाल करके उनका मापांक लेकर के आधा कर देते हैं तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन में हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज है हमारे पास, हम मान लेते हैं ये सिरा हमारा a है, ये b है, ये c है, और यहां पे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, अर्थात कोई ना कोई हमारे पास एक मूल बिंदु होगा जिसके सापेक्ष ये सारे के सारे निर्देशांक हमें दिए गए हैं। हमें भुजाएं नहीं दी गई हैं, सिर्फ हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा OA है, O से A तक ये है 3i, सॉरी i दिया हुआ है, i प्लस 3j प्लस 2k है, और जो O भी दिया हुआ है O से B तक का स्थित सदिश जो है वो है 2i माइनस j प्लस k। कभी कभी इन्हें स्थित सदिश भी कह देते हैं। और तीसरा है OC यानी मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति को व्यक्त करते हैं, प्लस 2j प्लस 3k। यहां ध्यान देना है कि दो भुजाएं ना देकर के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो हमें दो संलग्न भुजाएं निकालनी है, चाहे जो हम निकाल लें। मान लो ABAC निकाल लेते हैं, तो AB निकालेंगे अगर, तो AB बराबर होगा OB माइनस OA। पहले ऐसे हम भुजाएं निकालेंगे, OB माइनस OA। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा नहीं गलत हो जाता है। 2i माइनस j प्लस k माइनस OA लेना है यहां पे i प्लस 3j प्लस 2k, ब्रैकेट खोलेंगे 2i माइनस j प्लस k माइनस i माइनस 3j माइनस 2k। अब यहां पे 2i में से i माइनस हो जाएगा, i हो गया, j में j जुड़ जाएगा माइनस 4j हुआ, और k में k घट जाएगा माइनस k हो गया। ठीक है, यहां 2i में एक i घटा, यहां i आया, माइनस j है, माइनस 3j है, प्लस माइनस 4k हो गया, और माइनस 2k लास्ट है, और यहां प्लस k है तो यहां माइनस k आ गया घट करके। अब हम मान लो AC निकालते हैं दूसरा, तो ये क्या होगा OC माइनस OA हो जाएगा। अब सेम प्रक्रिया यहां भी करनी है, OC तो माइनस i प्लस 2j प्लस 3k माइनस a घटेगा i प्लस 3j प्लस 2k। अब ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस i प्लस 2j प्लस 3k माइनस i माइनस 3j माइनस 2k। अब यहां पे माइनस i जुड़ करके माइनस 2i हो जाएगा, और यहां 2j है, यहां 3j है, तो ये माइनस j हो गया, और यहां प्लस 2k है, यहां 3k है, तो प्लस k हो गया। मानिए हमारा AB और AC मिल चुका है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ AB क्रॉस AC। ये निकालना है, तो पहले AB क्रॉस AC निकाल लें। AB क्रॉस AC निकालोगे तो I J K। अब यहां पे AB 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, और AC है माइनस 2 माइनस 1। अब यहां पे वैल्यू लेंगे I, तो I के साथ क्या आएगा, 4 एकम 4 माइनस 4, और 1 एकम 1 प्लस 1 हो गया, जो यहां घट जाएगा माइनस 1 होगा, फिर माइनस j,
और जे के साथ लेंगे 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, दोनों प्लस हो गया तो 2 प्लस के, और के साथ होगा 1 एकम 1 माइनस 1 और 4 दूनी 8, ये प्लस का हो जाएगा जो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। इस तरीके से हो गया -5 आई, और ये 2 में से 1 घट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जे, और ये 8 1 9 हो गया -9। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी बराबर 1/2 गुणे करड़ी में -5 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन -9 का वर्ग, तो यहां पे हो गया 1/2 इंटू 25 प्लस 1 प्लस 81। अब यहां ये हो गया 1 1 2 5 7 और 8 2 10 अंडर रूट 107/2 वर्ग मात्रक। इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इतने क्वेश्चन करने के हमें मिलते हैं 5 नंबर। तो इस बार अगले क्वेश्चन में उसने त्रिभुज ना देकर के हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है, और वो कहता है कि समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं दी गई हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज हो मतलब उसकी एक ही शीर्ष से चलने वाली भुजाएं ए बी सी डी। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमें ए बी दिया है और ए डी दिया है, या फिर हमें बी ए दिया है बी सी दिया है, या फिर हमें डी ए डी सी दिया है और डी ए दिया है, माने एक ही बिंदु, और जिस बिंदु के सापेक्ष आसन्न होता है उसे मूल बिंदु मान सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी बराबर 3i + 4j, और जो पॉइंट नहीं है +0 के, और दूसरा मान लेते हैं ए बी हो गया, तो दूसरा ए डी ले लेते हैं, वेक्टर ए डी बराबर i + j + k। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो 1/2 लगाते हैं, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे, चतुर्भुज का निकालना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का जस्ट डबल होता है। तो यहां पे निकालेंगे मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। अगर हम इसे निकालते हैं तो हमें त्रिभुज, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले हम ए बी क्रॉस ए डी निकाल डालें। इसको निकालने के लिए हम सारणिक विधि का प्रयोग करेंगे, आई जे के, और यहां पे लेंगे गुणांक 3 4 0, और तीसरे में है 1 1 1। अब यहां पे होगा आई के साथ लेंगे 4 एकम 4 -0, माइनस जे के साथ लेंगे 3 एकम 3 -0, और प्लस के साथ लेंगे 3 एकम 3 -4। अब ये हो गया 4i -3j -k। अब मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए बी, इसका मापांक ले लेते हैं, तो हो गया √4 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग और प्लस -1 का वर्ग। तो ये हो गया √4 चौक 16 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 1 बराबर √26 वर्ग मात्रक। तो देखा आपने कितनी सरलता से निकल रहा है। इस तरीके से हम त्रिभुज का और चतुर्भुज का दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये ध्यान देना है कि अगर शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं तो फिर आप पहले मूल बिंदु, किसी भी बिंदु को मूल बिंदु मान ले, चाहे वह बिंदु चाहे उस चतुर्भुज का हो या फिर कहीं बाहर माने, उसके सापेक्ष आप उनके स्थित सदिशों को ले लें और अलग अलग भुजाएं ज्ञात कर लें। 2 संलग्न भुजाएं ज्ञात करने के बाद तब क्षेत्रफल निकालें। अगर आसन्न भुजाओं को दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं, तब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में अपना जलवा दिखाती रहती है। तो यहां कहता है कि तीन सदिश एबीसी इस प्रकार है कि a + b + c बराबर अगर 0 हो तो आपको साबित करना है कि a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a आपस में बराबर है। तो हम लेंगे वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c = 0। अब a से क्रॉस गुणन कर दें इसका, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c इक्वल a वेक्टर a क्रॉस 0। वेक्टर a से दोनों पक्षों में सदिश गुणन करने पर, चलो कर देते हैं।
तो यहां पे हो जाएगा ए क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो यहां पे अब हम एक नई चीज जानेंगे कि दो समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन 0 होता है। जैसे ए क्रॉस ए अगर आप करते हैं तो ए क्रॉस ए में होगा मॉड ऑफ ए साइन। अब चूंकि दोनों परस्पर समांतर वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि परस्पर समांतर वेक्टरों का सदिश गुणन शून्य होता है, अर्थात इकाई सदिश i क्रॉस i बराबर 0 होता है, j क्रॉस j बराबर 0 होता है और k क्रॉस k बराबर 0 होता है। इसे आप फिजिक्स में बखूबी सीख चुके हैं। और i क्रॉस j बराबर k होता है। अब जब इसी को उलट के लिख दें, j क्रॉस i बराबर माइनस k होता है, j क्रॉस k बराबर कैप j इंटू कैप k बराबर i होता है और कैप k क्रॉस j बराबर माइनस i होता है। और k क्रॉस i बराबर i क्रॉस j क्रॉस k क्रॉस i, k क्रॉस i बराबर कैप j होता है, या i क्रॉस k बराबर माइनस कैप j होता है। यह एक चक्रीय प्रक्रम है, i j k। अब आप देखिए i और j का क्रॉस करेंगे k आएगा, j और k का क्रॉस करेंगे i आएगा, k और i का क्रॉस करेंगे j आएगा। अगर आप उल्टा चलते हैं, घड़ी की दिशा के सुई के विपरीत चलते हैं, तो आपका ऋण चिन्ह के साथ आएगा। तो इस हिसाब से यहां 0 हो गया। ये दो समांतर वेक्टर जो है वो 0 हो गए। अब ये होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। इसे पलट दें, यहां पे देखो a क्रॉस c था, हमने c क्रॉस a लिख दिया क्योंकि सदिश गुणन क्रम में नहीं होता। अब a क्रॉस b बराबर c क्रॉस a, इन कॉन्सेप्टों का कहां प्रयोग करते हैं अब आप देख रहे हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। आइए अब दूसरा b से सदिश गुणन करते हैं। एक बार a से कर चुके, अब यहां लिखेंगे वेक्टर b से दोनों पक्षों में सदिश गुणन करने पर, आगे सवाल और इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, गुणन करने पर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल वेक्टर v क्रॉस 0। तो यहां पे हो जाएगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इक्वल 0। अब इसे पलट दो तो ये हो गया माइनस a क्रॉस b प्लस 0 प्लस b क्रॉस c इक्वल 0। तो भैया ऐसे पक्षांतर कर लो तो हो गया a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 व 2 से तो देखो भैया 1 में क्या कह रहा है कि a और b का क्रॉस करने पे वो c और a के क्रॉस के बराबर आता है, और यहां पे क्या कह रहा है कि a और b का क्रॉस करने पे b क्रॉस c के बराबर आता है। तो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c कर देते हैं, भाई है ही है सामने। और तीसरा क्या है, a क्रॉस b के बराबर c क्रॉस a, माने ये भी बराबर होगा। और इस तरीके से हम प्रूव करते हैं इस सवाल को। तो बेहद अहम सवाल है परीक्षा की दृष्टि से और कई बार पूछी गई है। तो उम्मीद है कि आसानी से आप समझ गए होंगे क्या करना है। आइए इसी तरह की मिलती जुलती थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है इसे आपने देखा भी होगा और हो सकता है लगाया भी हो, लेकिन बेहद अहम है, कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाता है। तो आइए यहां पे देखते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई वेक्टर है a, जैसे अगर हम घटक वेक्टरों में वियोजित करें तो a1x a1i, इसे घटकों में वियोजित करते हैं, प्लस a2j प्लस a3j। और अगर इसका हम मापांक ले मॉड ऑफ a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर।
और इसके मापांक a का स्क्वायर कर दें तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये मिलेगा। इसे हम एक छोड़ देते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम निकालते हैं कैप आई क्रॉस a1i प्लस a2j प्लस a3k और इसके मापांक का वर्ग, माने कि इसकी करनी हट गई। ठीक है, यहां पे पहले मॉड लगा दें और इसका स्क्वायर कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका i से i करेंगे तो a1, ठीक है, i क्रॉस i प्लस a2 i क्रॉस j, समान क्रम पे चलना है हमें, प्लस a3 i क्रॉस की। ध्यान से देखिएगा सवाल को, स्क्रॉल मत करिएगा। मापांक लगा दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये 0 हो गया, i क्रॉस i 0 होता है, i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस j ये हो जाएगा a2 की, ठीक है, और i क्रॉस k ये हो जाएगा माइनस a3 की, a3j। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा पेपर में, आपको गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो i क्रॉस j यहां पे था, i क्रॉस j का क्या हो गया, k हो गया। फिर है i क्रॉस k उल्टा चल रहे हैं तो माइनस j होगा। इसका मापांक लगाया, होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस माइनस a3 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो मापांक है, तो यहां पे क्या मिला आपको, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, और ये मान आप किसके कॉन्सेप्ट में लेके आए थे, कैप आई क्रॉस वेक्टर a का होल स्क्वायर। ठीक है, कैप आई क्रॉस वेक्टर a का होल स्क्वायर। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं इसका, मॉड ऑफ j कैप j क्रॉस a का होल स्क्वायर। अब सेम कंडीशन में इसे भी खोलेंगे, j क्रॉस a1i प्लस a2j प्लस a3k, मापांक लगाया, होल स्क्वायर किया। सेम यही कंडीशन है जो यहां पे कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा a1 j क्रॉस i प्लस a2 j क्रॉस j प्लस a3 j क्रॉस k। कंफ्यूजन हो रहा है तो j क्रॉस i देख लो, j क्रॉस i आप उल्टा चल रहे हो तो माइनस a1 के क्या लग जाएगा, प्लस ये 0 हो गया, और j क्रॉस के तो i हो जाएगा a3i, इस पे वर्ग लगा हुआ है, तो ये हो गया अंडर रूट माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये बराबर वैल्यू आ गई, इसके बाहर होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। बेटा देखो, ये मापांक का मतलब होता है करड़ी में गुणांकों का वर्गमूल, और उस मापांक के ऊपर स्क्वायर लगा तो इसका मतलब है कि रूट हट जाएगा। अब तीसरा पद लेंगे कैप के क्रॉस वेक्टर ए, मापांक और ऊपर वर्ग, तो ये हो गया कैप के, और यहां पे हो जाएगा क्रॉस a1i प्लस a2j प्लस a3k, यहां ब्रैकेट लगाया, मापांक लगाया और होल स्क्वायर लगाया। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहां पे a1 k क्रॉस i, अब यहां पे देखो k क्रॉस i, आप सीधे जा रहे हो तो j हो जाएगा, तो i क्रॉस k क्रॉस i, ये सबसे अहम है, प्लस a2 k क्रॉस j प्लस a2 k क्रॉस j प्लस a3 कैप k क्रॉस कैप k, मापांक पूरे पे वर्ग। ठीक है, अब यहां पे लास्ट स्टेप देखो, ये हो जाएगा a1 k क्रॉस i तो j हो गया, प्लस a2 k क्रॉस j
k क्रॉस जे उल्टा आ रहा है, तो माइनस a टू जे हो जाएगा, और ये तीसरा टर्म 0 हो गया, और यहां पे लगा दिया मापांक। तो बराबर हमें वैल्यू मिल गई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस माइनस a2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इस तरीके से अब हमारे तीनों टर्म आ गए हैं, ठीक है। ये 2 था, ये इक्वेशन 3, ये सॉरी 1 है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, और ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब जो हमने सभी वैल्यू जोड़ी हैं, तो अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रूव करना है जो हमें। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां पे वैल्यू रखते हैं, मतलब अब आप वापस आएंगे और इस तरीके से लिखेंगे, और लिखने के बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे। पहले की वैल्यू है a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, दूसरे की वैल्यू है a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और तीसरे की वैल्यू आपने निकाली है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यू आपने जोड़ दी। अब यहां पे देख लो बेटा, अब यहां पे सब 2 बार हैं, तो 2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और आपने यहां समीकरण 1 में पहले लिखा है, यहां लिख देंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू पहले से निकाल के रखी है यहां पे समीकरण 1 से। ये वैल्यू किसके बराबर है? मॉड ए स्क्वायर के बराबर है, तो ये 2 वेक्टर मॉड ए का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हम इसको प्रूव कर दिए, ठीक है। आइए अब लास्ट सवाल देखते हैं। तो इस आखिरी सवाल में कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदु डी ई एफ है। सदिश विधि का प्रयोग करके सिद्ध करें कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना हुआ जो त्रिभुज है वो मूल त्रिभुज का चौथाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, यहां बनाते हैं त्रिभुज एबीसी, एक थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं। 9वां सवाल है, ए बी सी, और यहां पर मध्य बिंदु दिया हुआ है इसका, बीसी का मध्य बिंदु डी है, और सीए का मध्य बिंदु एफ है, और एबी का मध्य बिंदु ये ई है, और इसका मध्य बिंदु एफ है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डीईएफ इक्वल 1/4 ट्रायंगल एबीसी, ये प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए हम एक बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं यहां पर। अब यहां से बी के निर्देशांक हम सदिश मान लेते हैं वेक्टर बी, सी के मान लेते हैं वेक्टर सी, और ए के मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है, और मूल बिंदु ओ है। तो ये हो गया वेक्टर ओ ए बराबर ए, ओ बी बराबर बी, ओ सी बराबर वेक्टर सी। तो यहां पर हम एक प्रमेय लागू करेंगे, थोड़ा सा फिगर हम क्लियर कर लें। अब हमें निकालना है त्रिभुज डीईएफ, ठीक है। तो यहां पे 3 स्थित सदिश नए मिलेंगे हमें, एक मिलेगा ओडी, रेड पेन यूज करें यहां पे, ओडी, ये ओ एफ और ओ ई, यहां पे बहुत सारे लाइनें बन रही हैं। तो देखिए एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी 2 बिंदुओं के स्थित सदिश दिए हुए हैं, मान लीजिए 2 बिंदु हमारे पी क्यू और इनके स्थित सदिश दिए हुए हैं, ये O है, और इसके बीच में कोई एक बिंदु लिया जाए, मान लो ये D है, यह D बिंदु
P और Q को मिलाने वाले सदिश को M और N भागों में विभाजित कर रहा हो तो OD का स्थित सदिश होगा, OD का ध्यान दीजिएगा, N इंटू OQ प्लस M इंटू M, ये टुकड़े जिस भाग में विभाजित कर रहा है, इंटू सदिश OQ और M इंटू सदिश OP बटे M प्लस N। ठीक है, और अगर मध्य बिंदु हो तो M बराबर M, मध्य बिंदु होने पर अगर मान लो D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है, तब M बराबर N हो जाएगा उस अवस्था में। तो OD बराबर हो जाएगा दोनों स्थित सदिशों यानी OQ धन OP बटे 2, दोनों स्थित सदिशों का आधा करना। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज बना हुआ है हमारा, इस त्रिभुज के 3 स्थित सदिश तो हमें दिए गए हैं। ये 3 स्थित सदिश हैं क्रमशः OA, OB, OC। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, OA, OB, OC मूल बिंदु के सापेक्ष। अब BC का मध्य बिंदु D है, माने अगर D निकालना है तो OC धन OB बटे 2 करो, E निकालना है तो OC धन OA बटे 2 करो, जिन दो शीर्षों का मध्य बिंदु है, और अगर F निकालना है तो OB धन OA बटे 2 करो। तो पहले चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज तो पहले दो संलग्न भुजाएं निकालें, मान लो AB, वेक्टर AB निकालें तो वेक्टर AB होगा OB माइनस OA। अब OB माइनस OA यानी वेक्टर B माइनस वेक्टर A। फिर निकाल लें AC, तो AC निकाल लेंगे तो वेक्टर OC माइनस OA, अर्थात ये हो गया वेक्टर C माइनस वेक्टर A। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 AB क्रॉस AC। ठीक है, अब यहां पे रखते हैं मान, तो बराबर हो गया 1/2 बराबर 1/2। अब ये होगा AB वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर A। 1/2 V क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A। तो भैया ये तो समान है ना, खत्म, कहानी खत्म। ये हो गया 1/2 वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C माइनस, इसको प्लस कर दो, पलट दो क्रम, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसका भी पलट दो, वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। तो ये आ गया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A/2। ठीक है, छोड़ देते हैं यहीं पे, ये त्रिभुज ABC है, हाईलाइट कर दें थोड़ा सा, ट्रायंगल ABC और इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलो दूसरा वाला लेते हैं, त्रिभुज DEF में। अब पहले तो निकालो OD, तो OD कैसे निकलेगा? OD किसका किसका मध्य बिंदु है? D जो है, OD निकाल रहे हैं आप, ये वाला स्थित सदिश, ये वाला। तो OD निकालने के लिए OB धन OC बटे 2, OB धन OC बटे 2 मतलब B प्लस C/2। OD निकल गया। अब OE निकालो, तो OE किसका मध्य बिंदु है? A और C का है, तो OA धन OC बटे 2 बराबर A धन वेक्टर A धन वेक्टर C बटे 2। अब तीसरा निकालो OF, तो OF किसका मध्य बिंदु है? A और B का है, तो OA प्लस OB बटे 2 बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B बटे। ठीक है, अब शीर्षों के स्थित सदिश आ गए, D आ गया, E आ गया, F आ गया। अब DE और DF निकालो,
डीई, तो डीई निकलेगा ओई माइनस ओडी। अब भुजाएं निकाल रहे हैं ना, संलग्न भुजाएं, तो यहां पे ओई माइनस ओडी, ओई माइनस ओडी मतलब वेक्टर ए प्लस सी बाई 2 माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब आप इसको घटाओगे तो यहां पे सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बाई 2। ठीक है, डी निकल गया। अब दूसरी संलग्न भुजा डीएफ निकाल लो, तो जब डीएफ निकालोगे तो ये होगा ओएफ माइनस ओडी बाई 2, ओएफ माइनस ओडी। तो ओएफ क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, ये ओएफ हो गया, और ओडी क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। अब यहां भी घटा लो तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बाई 2 आ गया। चलो भैया, अब भुजाएं आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ बराबर हो जाएगा 1/2 डीई क्रॉस डीएफ, डीई क्रॉस डीएफ। तो भैया 1/2, अब डीई कितना है, डीई है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बटे 2 क्रॉस डीएफ कितना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी बटे 2। तो भैया ये हो गया 1/8, हर तो निकाल के बाहर कर लो। अब इसका क्रॉस करेंगे, ठीक है, इसका क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस ई, फिर माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस बी क्रॉस ई, फिर प्लस बी क्रॉस सी। इतना हो गया आपका। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद वापस इधर देख लो बेटा, अब ये 1/8, ठीक है, ए क्रॉस ए तो कहानी खत्म हो गई, और ए क्रॉस सी को पलट के लिख दो तो सी क्रॉस ए बन गया। उसके बाद बी क्रॉस ए को पलट के लिख दो, ए क्रॉस बी बन गया, प्लस ए क्रॉस बी, उसके बाद प्लस बी क्रॉस सी। तो इसे लिख सकते हैं 1/2 1/4, और यहां पे लिख दें 1/2 मॉड में। अभी आपने क्या निकाला था, बी क्रॉस सी, चलो क्रम से लगा लो, बी क्रॉस सी, फिर क्या है प्लस, इसमें क्या लाया था आपने, ए क्रॉस बी, इसमें भी है ए क्रॉस बी, प्लस सी क्रॉस ए। अब आप देखिए, ये जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, आपकी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के। तो बराबर हो गया 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर, कौन इसके बराबर आ रहा है, ट्रायंगल डीईएफ, यहां पे ये निकाल रहे ट्रायंगल डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल प्रूव हुआ। सदिश विधि से इसी तरीके की सवालें आती हैं और बोर्ड परीक्षा में आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो, बहुत टिपिकल नहीं है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर कोई भी परेशानी है तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।